हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी डिसीजन चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का अभ्युदय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा आया और कौन से वो लोग हैं जो कि ये विचारधारा को आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 का किताब का पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट यू कैन सी द पिक्चर ड्रॉन बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 प्रिंट बनाया, 4 चित्र बनाए। 1848 में उनका जो फर्स्ट प्रिंट था, इसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब पूरे संसार में लोकतंत्रात्मक तथा जो सामाजिक गणराज्य के बारे में उन्होंने अपना चित्र जो बनाए थे, 4 चित्र। उनमें से पहला चित्र में उन्होंने दिखाया कि पूरे जो राष्ट्र के लोग हैं, जैसा कि यूएसए है, फ्रांस है और जर्मनी है, इटली है, ये एक कतार में आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी to pay their homage there, and the scenario was just gazed by the Christ, Jesus Christ and angels। ये जो दृश्य दिखाया जाता है जिनमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ये सब राष्ट्र अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं और ऊपर से मतलब स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट और एंजल इनको दर्शन करते हैं, और नीचे राजतंत्र तथा तानाशाही शासन का जो शेष टुकड़े पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो ये चित्र बना के उन्होंने एक विचार देने के लिए कोशिश किया कि जो जो राष्ट्र है वो तो मजबूत है, लेकिन तब तक जो जो राष्ट्र नहीं बने थे, जैसा कि इटली और जर्मनी तब तक राष्ट्र नहीं बने थे, उन्होंने भी राष्ट्र का जो झंडा है उसे धारण करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम करते हुए आगे गुजरते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि सोरियू ने जो चित्र बनाया था वो एक रियल पिक्चर नहीं था, बल्कि वो एक इमेजिनरी पिक्चर था जिसको हम यूटोपियन विजन बोलते हैं, जो कि संभव नहीं है, इसके बारे में वो अपना चित्र में दर्शाते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से उन्होंने एक विश्वास पेश किया, एक आशा जताया। इट इज कॉल्ड as the ideas of nationalism. So nationalism is an idea which inspired the 19th century Europe and its people. राष्ट्रवाद क्या है? आप लोगों को मालूम है, राष्ट्र का मतलब, स्टेट का मतलब है कि एक भौगोलिक भूखंड जहां पर लोग निवास करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट है और जहां पर गवर्नमेंट के पास सार्वभौम अधिकार है, प्रभुसत्ता है, संप्रभुता है। मतलब एक स्टेट के लिए पीपुल जरूरत है, लोग, और ज्योग्राफिकल एरिया जरूरत है, सरकार जरूरत है, तथा संप्रभुता जरूरत है, सार्वभौमत्व जरूरत है। लेकिन राष्ट्रवादी विचार क्या है? तो राष्ट्रवादी विचार के बारे में अर्नेस्ट रेनान, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने अपना विचार पेश किया था। 1882 में उन्होंने सोर्बोन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था जिसका कैप्शन था व्हाट इज ए नेशन। इज ए नेशन, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र ऐसा दिया था, वो परिभाषा था कि एक राष्ट्र का मतलब होता है एक लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। ए नेशन इज ए लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। तब एक जगह पर अगर बहुत लोग आपको ट्रुथ विचार के मानते हैं और समरूप मानते हैं, एक मानते हैं, उनके बीच कोई भी अलगावपन क्यों ना हो, लेकिन इन सब अलगावपन के परे भी अपने आप को अगर मानते हैं कि हम एक है, जो एकीकृत विचारधारा, इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का जो सोशल कैपिटल है, इसमें ग्रेट मैन है, बड़े लोगों का योगदान होना चाहिए, राष्ट्र का अतीत का गौरव गाथा और बहुत सारे लोगों को त्याग और बलिदान, ये लोगों की जो यूनिटी है, ये अगर एक्सप्रेस हो, मतलब ये सामने आए, तो राष्ट्र कह सकते हैं।
और राष्ट्र का दूसरा लक्ष्य क्या होता है कि अपने आप को एकीकृत करना, टू अचीव यूनिटी ऑफ द नेशन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर नेशंस। तो अपने आप का यूनिटी रहे, लेकिन कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में करने के लिए कोशिश ना करे, इसका अर्थ होना चाहिए। ए नेशन इज द सॉवरेन सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपुल रिजाइडिंग इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। विशेष भौगोलिक भूखंड में रहने वाले लोगों का जो प्रभुत्व संपन्न आत्म प्रकाशन को, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन को, राष्ट्रवाद विचारधारा के रूप में हम जानते हैं। तो नेशन के लिए एक अतीत चाहिए और एक वाइब्रेंट वर्तमान चाहिए, और भविष्य में अच्छा करेंगे ऐसा एक आशा या होप जरूरी है। सो ए नेशन इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेट पास्ट, वाइब्रेंट प्रेजेंट एज वेल एज ब्राइट फ्यूचर आज ओपाइंड बाय अर्नेस्ट रेना। मतलब विभिन्नताओं में एकता है। जिस प्रकार के भारत के राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में आप जानते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब भारतीय है, ये गाना को हम गुनगुनाते रहते हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो ये जो एकीकृत विचारधारा, दी एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी, स्पेशली दी इमोशनल यूनिटी which is called as the feeling of nationalism, as it was expressed by Ernest Renan in the University of Sorbonne in his lecture in 1882. If Renan gave this opinion, was it possible that nationalism came to Europe at that time? Let us look at the prevalent condition of Europe at that time. That in 1789 French Revolution occurred. French Revolution was a landmark episode. It's the people through revolution altered the absolute monarchy and they established constitutional government, then a republic. Later on, the era of Napoleon started. What were the contributions of French Revolution towards the rising of nationalistic ideas in Europe? Revolution gave a tricolor and white, Marseillaise, martyrs who shed their lives for the of the country, and the successful revolution and fighting against all other European powers, their sacrifices were commemorated. Assembly they created, from both it was created. बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सब लोग समान, और इस सिस्टम में जो स्टेट था, 3 स्टेट सिस्टम, इसको भी आबोलिश किया गया। तो राष्ट्र पितृ राष्ट्र कहने लगे, जैसा कि हम भारत माँ बुलाते हैं, वो अपना पितृ राष्ट्र कहने लगे, और सब लोगों को सिटीजन बोला गया, मतलब कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच वाज टोल्ड ऑल ओवर इन फ्रांस। So flag, song, martyrs, national assembly, equality before law, abolition of state system, fatherland, citizen, common language, these all were the contributions of French Revolution towards the rising ideas of nationalism. वो इकोनॉमिक मतलब अर्थनीतिक क्षेत्र में उन्होंने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर समरूप नाप और वजन व्यवस्था, और राष्ट्र के अंदरूनी व्यापार में जो कर है, एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज। और नेपोलियन जब सत्ता पर आए, उन्होंने यूरोप के और सारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करके वहां पर अपना राज स्थापित किया, लेकिन उनका आक्रमण को उन्होंने लॉजिकली जस्टिफाई करने के लिए कोशिश किया कि द अटैक वाज एगेंस्ट द डार्कनेस एंड एब्सोल्यूट मोनार्की प्रिवालेंट इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकेम an epoch-making movement in France, as well as it was also contributing to a large extent towards the rising of nationalistic feeling in other countries. But Napoleon Bonaparte's contribution were not foolproof. That means it was not absolute, but it was relative.
Napoleon made many changes. What changes did he do? As he changed the system in France, likely he also changed the system in other countries. He started a code called as Napoleonic Code in 1804. It was called as the Civil Code. On the basis of Civil Code, the privileges based on birth, मतलब जन्म के आधार पर जो व्यक्ति की गरिमा या व्यक्ति की सम्मान या व्यक्ति की समाज में स्थान स्थिरीकृत होता था, उसे उन्होंने नकार दिया। कानून की नज़र में सब लोगों को समान दर्जा दिया गया और सब लोगों का संपत्ति के ऊपर अधिकार उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने नीदरलैंड को अटैक किया, स्विट्जरलैंड को, इटली के कुछ क्षेत्र को और जर्मनी की जो 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट को अटैक किया। जहाँ जहाँ पर उन्होंने अटैक किया और अपना प्रभुसत्ता स्थापित किया, वहाँ पर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सरलीकृत किया, उनको सिंप्लीफाई किया और उन्होंने जो फ्यूडल ड्यूज था, मतलब राजा जमींदारों का समय में कृषि भृत्य पैसा देते थे, उनको वह मुक्त किया और जो टाउन्स में गिल्ड सिस्टम करके व्यापार का एकाधिकार स्थापित करते थे कुछ व्यापारी, उनका भी उन्होंने बंद किया, उनका हनन किया और समरूप व्यापारिक व्यवस्था को कायम करने के लिए कोशिश किया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव किया और सब जगह पर समरूप जो मुद्रा है, यूनिफॉर्म करेंसी, उन्होंने भी लागू किया। तो ये सब समानता और व्यापार में यूनिफॉर्मिटी, ये राष्ट्रवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत हद तक मदद की। लेकिन उनका ये जो परिवर्तन उन्होंने किया था, जो चेंज किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो हाफ हाजार्ड था। क्यों हाफ हाजार्ड था? क्योंकि उन्होंने जो जगह पर अपना नियंत्रण हासिल किया, वहाँ पर ज़्यादा टैक्सेशन लगाए, ज़्यादा कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया और मत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने अंकुश भी लगाया, सेंसरशिप पर, और उन्होंने कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब जहाँ जहाँ पर जो सुस्त सबल नागरिक थे उनको बलपूर्वक सेना में शामिल किया। जैसा कि पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ब्रसेल्स में, मेंज में, मिलान में और वार्सा में बहुत सारे नौजवान को युद्ध में शामिल करने के लिए उन्होंने जबरदस्त सेना की ट्रेनिंग दी। मतलब जो इम्प्रूव्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड कॉन्स्क्रिप्शन, all these three bad policies or detrimental policies has implemented by Napoleon just killed away all the achievements and enthusiasm which he created by implementing his code, Napoleon or Napoleonic Code. All the achievements were just nullified due to his adverse policies of taxation, censorship and conscription. Now question comes, how nationalism was on the making in Europe. You know that in the mid 18th century in Europe there was no nation state. नेशन स्टेट मतलब जो राष्ट्रवादी राज्य है वह तब तक नहीं था। मतलब क्या राष्ट्र नहीं थे? राष्ट्र था, लेकिन राष्ट्रवादी राज्य नहीं था का मतलब, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय जो महाद्वीप में जो बड़े बड़े राष्ट्र थे या बड़े बड़े देश थे, वह देशों में ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब निरंकुश राजशाही शासन करता था। वहां पर विभिन्न मजहब के, विभिन्न वर्ग के, विभिन्न आर्थिक स्थिति के और विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न धर्म के अनुयायी ऐसे लोग थे। इसलिए उनके बीच नेशनल कॉन्शियसनेस या राष्ट्रवादी चेतना उभर कर नहीं आ पाया, क्योंकि उनमें सब चीज अलग था। मात्र एक कॉमनैलिटी थी कि दे वर अंडर ए सिंगल रूलर हु वाज एन ऑटोक्रेटिक मोनार्क, जो कि एक निरंकुश राजशाही उनके ऊपर शासन करता था। इसका अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, ऑस्ट्रिया और हंगेरी एक ऐसा बड़ा राष्ट्र था जिनमें पोलैंड के लोग थे, जर्मनी के लोग थे, इटालियन थे, बोहेमियन थे, स्लोवाक्स थे। ये सब लोग अलग अलग थे, उनका भाषा अलग अलग था, उनका धर्म अलग अलग था,
उनका विचार अलग अलग थे। वो कभी अपने आप को एक राष्ट्र के निवासी नहीं मानते थे, लेकिन वो बाध्य होकर एक राजा के नीचे, निरंकुश राजशाही के नीचे दबकर रहते थे। इसीलिए यूरोप में राष्ट्रवादी जो विचार है ये मिड 18th सेंचुरी में नहीं आया था। देयर वाज नो नेशन स्टेट, सो टू से। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, जो कुलीन वर्ग है अरिस्टोक्रेट्स एंड मध्यम वर्ग मिडिल क्लास, वो क्या है और वो कैसे यूरोपीय समाज में उनका उद्भव हुआ। मतलब जो कुलीन वर्ग जिनके पास बहुत जमीन था, वो लोग गांव में अपना घर बनाए थे, उनका कैसल था, और शहर में भी उनका घर था। उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे और राष्ट्र राष्ट्र के बीच, मतलब विभिन्न देश के बीच वो भी अपना जो मैट्रिमोनियल वैवाहिक संपर्क स्थापित करते थे। और उन्होंने बड़े समाज में फ्रेंच लैंग्वेज में बातें करते थे, क्योंकि तब तक यूरोप में अंग्रेजी भाषा को व्यापारियों का भाषा के रूप में माना जाता था। इसीलिए फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने बातें करते थे, जो कि अरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज था। तो ये अरिस्टोक्रेट जो कि कुलीन वर्ग जिनके पास बहुत जमीन था और जो कि बड़े बड़े धनी लोग थे जमीन के आधार पर। यूरोप में बड़े पैमाने पर जो किसान छोटे छोटे थे, और पूर्व यूरोप में बड़े बड़े जमींदार कृषि भृत्य, मतलब एग्रीकल्चरल सर्फ के द्वारा अपना जमीन का खेती करते थे और उनसे अपना जो शेयर है वो प्राप्त करते थे तथा मानोरियल ड्यूज प्राप्त करते थे। इसी प्रकार यूरोप में साम्यवादी समय चलता रहता था। इसी बीच 18वीं सदी में आया क्या? औद्योगिक क्रांति। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स not by hand, that means the substitution of human labor by machine labor and the production of goods and commodities in large scale is called as industrial revolution। शुरुआत हुआ इंग्लैंड में, वो बाकी सारे राष्ट्र जो है उसको प्रसारित हुआ। औद्योगिक क्रांति के तहत कुछ नए सामाजिक वर्ग या सामाजिक अर्थनैतिक वर्ग का अभ्युदय हुआ, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, औद्योगिक उद्योगपतियां, प्रोफेशनल्स थे जो कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, और लेबरर्स थे। इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स और लेबरर्स ये अरिस्टोक्रेट में नहीं आते थे। हालांकि उनके पास पैसा था, लेकिन उनका जो सोशल स्टेटस है, ये सोशल स्टेटस ठीक तरह नहीं था, मतलब ये अरिस्टोक्रेट के नीचे था। इसीलिए ये अरिस्टोक्रेट को विरोध करते थे, ये कुलीन वर्ग को विरोध करते थे। द राइजिंग अपस्टार्ट्स एंड एजुकेटेड डिमांडेड दैट द प्रिविलेजेस ऑन बर्थ शुड बी एबोलिश्ड। दैट मीन्स जन्म के आधार पर व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति उसको नकार देना चाहिए, व्यक्ति अपना कर्म के आधार पर सामाजिक स्थिति प्राप्त करे। तो इसीलिए ये लोग लिबरलिज्म आइडिया को पॉपुलर किया, मतलब ये लोग लिबरलिज्म आइडिया का एक बड़ा बोलबाले बन गए। तो प्रश्न यह, व्हाट इज लिबरलिज्म? ये लिबरलिज्म किस प्रकार जो जनप्रिय हुआ, इसके बारे में आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ क्या है? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जो मिडिल क्लास थे उन्होंने व्यक्ति स्वाधीनता तथा समानता के ऊपर जोर दिया। कानून की नजर में सब समान, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिस वाज द मेन प्लान ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। राजनीतिक स्तर पर सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित हो और ऑटोक्रेटिक मोनार्की, निरंकुश जो राजशाही का पतन हो, और धार्मिक जो याजक लोगों का एकाधिकार था उसका अंत हो, और राष्ट्र का शासन संविधान के नियम के आधार पर हो, और लोकतंत्रात्मक सरकार, संसदीय लोकतंत्र स्थापित हो। उनका ये दावा था
और वो लोग भी चाहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे, मतलब व्यक्ति की निजी संपत्ति उनके अधिकार में रहे, ये लोग ऐसा चाहते। वोटिंग राइट पर उन्होंने बोले थे कि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन पर वोटिंग राइट रहेगा, मतलब आजकल जैसा कि यूएफ चल रहा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 18 साल की उम्र से ज्यादा उम्र वाले सब लोग वोट देने के लिए समर्थ है, तब तक ऐसा व्यवस्था नहीं था। सिर्फ जो लोगों का संपत्ति है, मतलब जो संपत्ति का कर या टैक्स का भुगतान करते थे, वही लोग वोट दे पाएंगे, ऐसा लिबरल नेशनलिस्ट का विचार था। फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस में जो लिबरलिज्म का एक खोट था कि उनमें महिलाओं को वोट अधिकार नहीं दिया। टिल 1848 also this system was prevalent. Later in 1946 they were given the right to vote. 1946 में उनको फ्रांस में महिलाओं को वोट अधिकार प्राप्त हुआ। तो लिबरलिज्म में ये लोग सब चीज तो चाहते थे, लेकिन महिलाओं का वोट अधिकार तथा गरीब लोगों का, आम नागरिक का वोट अधिकार के सपक्ष में वो नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ सफ्रेगेट मूवमेंट का शुरुआत। इकोनॉमिक स्फीयर पर लिबरल नेशनलिस्ट का मानना था कि फ्री मार्केट हो, मतलब डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल पर मार्केट का नियम निर्धारित हो, और राष्ट्र के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन किया जाता है सामान का आयात और निर्यात पर, उसका अंत हो। तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल दे वांटेड, एंड फॉर अचीविंग दैट टाइप ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज कैपिटल, जो 39 जर्मन भाषाभाषी राज्य, उन्होंने 1834 में जोल्वेरिन का स्थापना किया। ये जोल्वेरिन का मतलब है कॉमन कस्टम्स यूनियन, मतलब विभिन्न जगह पर वजन और नाप में जो भिन्नताएं थे उसको अंत किया गया, तथा व्यापारिक जो चीजें हैं, मतलब सामान है, उसका आयात निर्यात ये 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में मुफ्त रूप से किया गया। तो इसका सपोर्ट भी फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी, ही ओपिनड दैट जोल्वेरिन was the main common customs union which facilitated the coming up of nationalism into the German speaking states। मतलब कोई भी एकीकृत निर्णय आगे जाकर राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ाने में मदद की। इसलिए जोल्वेरिन पहली बार 1834 में जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में लागू किया गया। जो 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स अंडर नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में जोल्वेरिन का स्थापना हुआ, ताकि इन 39 राज्यों में सामान का आयात और निर्यात मुफ्त रूप से हो पाएगा, और कॉमन कस्टम्स यूनियन, एकीकृत जो टैक्स व्यवस्था है आज जैसा कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसी प्रकार होने के लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन आप ये याद रखिए, तब तक जर्मन एकीकृत राष्ट्र नहीं बना था, सिर्फ जर्मन भाषा को बोलने वाले 39 राज्यों में ये कॉमन कस्टम्स यूनियन का स्थापना किया गया था। अब नेशनलिज्म का बढ़ाने में, नेशनलिज्म की जो बढ़ोतरी में रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन ये भी अहम भूमिका अदा की, क्योंकि रेलवे के द्वारा यूरोप के एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोग जा पाए, क्योंकि यूरोप एक छोटा सा महाद्वीप है, महादेश है। तो यहाँ पर राष्ट्र राष्ट्र के बीच से रेलवे व्यवस्था का जब शुरुआत हुआ, लोग एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जा पाए। इसलिए ये नेशनलिस्टिक फीलिंग अगर एक राष्ट्र में है तो दूसरे राष्ट्र के लोगों को ये भी एड्रेस करने लगा, मतलब उनको प्रोत्साहित करने लगा, उनको उद्बुद्ध करने लगा। अब जब नेशनलिज्म आगे जाकर बड़े पैमाने पर लोगों के मन के विचारधाराओं में परिवर्तन करने के लिए कोशिश किया, तब तक फिर एक जर्क आया। ये जर्क था न्यू कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिज्म का शुरुआत किया ड्यूक वन मेटरनिच, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ड्यूक वन मेटरनिच ने क्या किया? ड्यूक वन मेटरनिच ब्रिटेन, रूसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया यहाँ के राष्ट्र मुख्य को आमंत्रित किया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तब तक नेपोलियन बोनापार्ट का 1815 की वाटरलू युद्ध में हार हो चुका था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का हार के बाद उन्होंने ये तय करने के लिए ये मीटिंग किया, एक कन्वेंशन किया, एक जो वियना कन्वेंशन का लक्ष्य था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जो यूरोप के मैप में परिवर्तन किया और बड़े पैमाने पर राज्य का विजय हासिल किया था, उसको नकारने के लिए, उसको अंडू करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया था। उसमें जो जो परिवर्तन आया वो विप्लव या क्रांति से पहले की स्थिति फ्रांस में कायम करने के लिए कोशिश किया गया। पहला चरण में उन्होंने क्या किया कि लुइस 18 जो कि इंग्लैंड में रहते थे, बोर्बा राजवंश के
उत्तराधिकारी जो कि तब तक राजा नहीं थे, उनको बुला के फिर फ्रांस की राजगद्दी उनको सौंपा गया। दैट मीन्स देयर वाज अ रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस एंड लुई 18th बिकेम द बourbon king who took over the mantle of France. Next, limiting France and making strong nations around France. फ्रांस आगे जाकर ऐसे शक्तिशाली ना बन पाए, इसलिए फ्रांस के चारों ओर मजबूत राज्यों का निर्माण करके फ्रांस के जो ज्यादा राष्ट्र जीतने के लिए या ज्यादा शक्तिशाली होने के जो समस्या पैदा होने के लिए भय था, उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए फ्रांस के चारों ओर बड़े बड़े मजबूत राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इसमें क्या किया गया कि नीदरलैंड को बेल्जियम दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेसिया दे दिया गया, रूसिया को पोलैंड के कुछ हिस्सा दे दिया गया और प्रूसिया को सैक्सोनी दिया गया। इसके द्वारा फ्रांस के चारों ओर शक्तिशाली राज्यों का उद्भव होगा और फ्रांस का जो शक्ति है वो घट जाएगा। लेकिन ये न्यू कंजर्वेटिज्म का लक्ष्य ये था कि जो मतलब किंग और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी इन सब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश किया गया। मेटरनिच राजतंत्र का समर्थक थे, उन्होंने नहीं चाहते थे कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या लिबरलिज्म का कोई बोलबाला हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऑटोक्रेटिक शासन का समर्थन किया और क्रिटिसिज्म को, उनको कोई आलोचना करे, समालोचना करे, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल बंद करने के लिए सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप लगाया, मतलब मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता को ले लिया गया। और ये बहुत हार्शली, मतलब कड़े पैमाने पर बड़ी कड़ी सी उन्होंने निर्णय लिया। जो कि राजतंत्र का विरोधी होते थे उनको बागी का करार दिया गया और उनको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, रिगोरस पनिशमेंट भी दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ रिवोल्यूशन या क्रांतिकारियों का उद्भव हुआ। बहुत सारे क्रांतिकारी अंडरग्राउंड हो गए, वो पुलिस और आर्मी की नजर से बच के गुप्त रूप से अपना अपना संगठन का शुरुआत किया और उसको आगे विस्तार करने के लिए कोशिश किया। और रिप्रेशन जब स्टार्ट हो गया, ये सीक्रेट सोसाइटी का स्थापना भी हुआ, मतलब गुप्त संगठन बढ़ने लगे क्योंकि सरकार उनको दबाते थे, उनका लीडर को अरेस्ट करते थे। तो जो रिवोल्यूशनरीज मेड दिस सीक्रेट सोसाइटी, वन ऑफ देम वाज गिउसेप्पे माज़ी। गिउसेप्पे माज़िनी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे जिनका जन्म जेनोआ में 1807 में हुआ था। उन्होंने लाइगुरिया में 1831 में एक बगावत करने के लिए कोशिश किया, जिनके तहत उनको पुलिस ढूंढने लगा। उन्होंने छोड़ के चले गए इटाली, वेनेसिया, लोम्बार्डी को छोड़ के उन्होंने चले गए यूरोप के स्विट्जरलैंड और दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश को घूमने लगे और एक से बढ़कर दो संस्थान उन्होंने बनाए। उन्होंने 1831 में यंग इटाली बनाया फ्रांस की मार्सेलेज में, और यंग यूरोप बॉर्न में जर्मनी के बनाए उन्होंने 1833 में। मैजिनी के नेतृत्व के कारण बहुत सारे नौजवान उनके सीक्रेट सोसाइटी में शामिल होने लगे और उन्होंने चाहने लगे कि नए नए राष्ट्र बनाएंगे जो कि नेशन स्टेट्स होगा। यूथ्स फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, दे ऑल जॉइन। लेकिन मोनार्की उनको ऑपरेस करने लगा, उनको बंद करने लगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई किया गया। इसलिए मैजिनी ऑलवेज अंडरग्राउंड होते थे, मतलब उन्होंने सामने बाहर नहीं आते थे, खुलेआम नहीं आते थे, गुप्त रूप से उन्होंने अपना संगठन को आगे बढ़ाते थे। एंड मेटरनिच जस्ट कंसिडर हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ कंजर्वेटिव। इसी प्रकार रिवोल्यूशनरी गतिविधि का बढ़ोतरी हुआ जब वियना कन्वेंशन, तो वियना कन्वेंशन 1815 के बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ने लगा। ये हमारा पहला पार्ट था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड पार्ट का वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और देखिए, और तब तक मेरे चैनल को बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एकेडमिया DCN की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देते। तो वियना कन्वेंशन 1815 के बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ने लगा। ये हमारा पहला पार्ट था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड पार्ट का वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और देखिए, और तब तक मेरे चैनल को बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एकेडमिया DCN की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद।